वर्ल्ड सफरनामा से जुड़े अजीज दोस्तों, मेरा नाम है आमिर सोहेल और तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उस्मानिया सल्तनत ऑटोमन एम्पायर कई सदियों तक कायम रहने वाली एक बड़ी सल्तनत थी, जिसमें उसने यूरोप, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के बड़े हिस्से पर हुकूमत की। उस्मानिया सल्तनत के दौर के मुख्तलिफ किरदार आजकल टीवी ड्रामों और सीरीज के सब्जेक्ट बने हुए हैं। इन्हीं में एक सीरीज सुल्तान अहमद फर्स्ट और खासतौर पर उनकी वाइफ कोसिम सुल्तान की जिंदगी पर बनी है। इसी सीरीज में सुल्तान अहमद अपने आसपास के लोगों और सल्तनत के बड़े ऊंचे पोजीशन पर बैठने वालों की तरफ से लगातार अपने छोटे भाई को कत्ल करने के दबाव में नजर आते हैं। दुनिया की हिस्ट्री में कई समाज में भाइयों, बाप बेटों और दूसरे रिश्तेदारों में तख्त के लिए हत्या और जंग के एग्जाम्पल मिलते रहे हैं। तो उस्मानिया सल्तनत के इतिहास में इस तरह की घटनाओं के क्या एग्जाम्पल है? बात शुरू करते हैं सुल्तान अहमद फर्स्ट के फादर सुल्तान महमद के गद्दी पर बैठने से। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें और साथ ही सब्सक्राइब भी करें ताकि आप इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देख सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। 1595 का एक दिन उस्मानिया सल्तनत अपनी बुलंदियों पर है। ये वो दिन है जब उस समय की सुपर पावर की सत्ता सुल्तान मुराद की मौत के बाद उनके बेटे महमद को मिल चुकी है, जो अब सुल्तान है। लेकिन इस दिन को इतिहास में जिस वजह से याद रखा जाता है वो शायद इस्तांबुल में शाही महल में नए सुल्तान के आने से ज्यादा वहाँ से 19 शहजादों के जनाजों का निकलना था। ये जनाजे नए सुल्तान महमद के भाइयों के थे, जिन्हें सल्तनत में उस समय होने वाले भाइयों के कत्ल की शाही परंपरा के तहत नए सुल्तान के तख्त पर बैठते ही बारी बारी से गला घोटकर मार दिया गया था। उस्मानिया सल्तनत के इतिहास पर लिखी गई किताब लॉर्ड ऑफ द ओरिजिन्स में राइटर जेसन गुडविन ने इतिहास के मुख्तलिफ सोर्सेज के रेफरेंस से शहजादों की मौत की कहानी सुनाते हुए लिखा है कि शहजादों को एक एक करके सुल्तान के सामने लाया गया। उनमें से उम्र में सबसे बड़े शहजादे ने, जो खूबसूरत और तंदुरुस्त था, उसने रिक्वेस्ट किया कि मेरे सुल्तान, मेरे भाई, जो अब मेरे पिता के समान हो, मेरी जिंदगी इस तरह मत खत्म करो। गम से परेशान सुल्तान ने अपनी दाढ़ी नोच ली, लेकिन जवाब में एक शब्द नहीं बोला। जोसन उस दिन का जिक्र जारी रखते हुए लिखते हैं कि गलियों में ये जनाजे जाते हुए देखकर इस्तांबुल के शहरियों के दिल दहल गए थे। इतिहासकार लेस्ली पी पियर्स ने अपने किताब एम्पीरियल हरम द ऑटोमन एम्पायर में उस समय तैयार की गई एक रिपोर्ट का रेफरेंस दिया है कि सुल्तान मुराद के जनाजे के एक दिन बाद ही जब उनके 19 शहजादों के जनाजे निकले तो उस समय सुल्तान मुराद के जनाजे की तुलना में इस्तांबुल के शहरियों की 2 गुना संख्या बाहर आई थी और हर एक आंख आंसुओं से भरी हुई थी। 1595 से 21 साल पीछे जाए तो पता चलेगा कि सुल्तान महमद के फादर सुल्तान मुराद के शासन का पहला दिन भी इससे कुछ अलग नहीं था। उन्हें भी ऐसे ही मुश्किल फैसलों का सामना करना पड़ा था। सुल्तान मुराद के फादर उस्मानिया सल्तनत के 11वें सुल्तान सलीम की मौत 1574 में 50 साल की उम्र में हुई। इसी साल में उस्मानियों ने नॉर्थ अफ्रीका में ट्यूनिस भी जीत लिया था। सल्तनत की बागदौड़ उनके सबसे बड़े बेटे मुराद के हाथ आई, जो अपने बाद वाले भाई से 20 साल बड़े थे और उनकी सत्ता को जाहिरी तौर पर कोई खतरा नहीं था। लेकिन फिर भी फिंकल लिखती है, उन्होंने अपने तख्त नशीनी पर अपने सब भाई मरवा दिए और जिन्हें फिर अपने फादर सुल्तान सलीम के बराबर में दफन किया गया। इतिहासकार कैरलिन फिंकल ने अपनी किताब उस्मान का खौफ उस्मानिया सल्तनत की कहानी 1300 से 1923 में सुल्तान सलीम के यहूदी हकीम डोमिनिको हिरोसोलिमितानो के रेफरेंस से शहजादों की मौत का दृश्य कुछ यूं बयान किया। सुल्तान मुराद जो बहुत रहम दिल थे और खून बहाना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। बताया गया कि सुल्तान मुराद ने 18 घंटे इंतजार किया। इस दौरान न वो तख्त पर बैठे और न ही शहर में अपने आने का ऐलान किया और अपने 9 भाइयों की जान बचाने के तरीके सोचते रहे। उस्मानिया सल्तनत के कानून के तोड़े जाने के डर से उन्होंने रोते हुए अपने कर्मियों मतलब जल्लादों को शहजादों का गला घोटकर मारने के लिए रवाना कर दिया और इस काम के लिए उन कर्मियों के इंचार्ज को अपने हाथों से 9 रुमाल दिए। मुराद और महमद के भाइयों की छोटी छोटी खबरें बताती है कि सल्तनत में उस अफरा तफरी से बचने की क्या कीमत अदा की गई, जो अक्सर किसी नए सुल्तान के तख्त नशीनी के समय पैदा होती थी। दर्जनों शहजादों और शहजादियों की इन मौतों के बारे में अहम बात यह है कि शहजादों का मारा जाना किसी बगावत या किसी और जुर्म का नतीजा नहीं था, बल्कि उनमें से कुछ तो गलती करने के काबिल भी नहीं थे। जिस कानून या परंपरा के तहत इस शहजादों और शहजादियों को मारा गया उसकी नींव लगभग 100 साल पहले 15वीं सदी में सुल्तान महमद के दौर में रखी गई थी, जिन्होंने 1481 में अपने मौत के कुछ साल पहले हुक्म दिया था जिसके मुताबिक नया सुल्तान अपने भाइयों को मार सकता था। फिंकल ने लिखा है कि सुल्तान महमद ने अपने उत्तराधिकारी का नाम उजागर नहीं किया था, लेकिन उन्होंने अपनी मौत से कुछ साल पहले उत्तराधिकारी के बारे में अपने ख्यालात का इजहार कर दिया था, जिसमें उन्होंने ये कहते हुए भाइयों के मारने की इजाजत दी कि उनका जो भी बेटा सुल्तान बने वो ठीक करेगा अगर वो दुनिया की बेहतरी के लिए बाकियों को मार देता है। तुर्की में हिस्टोरिकल एंड लॉ के एक प्रोफेसर डॉक्टर अकरम बोरा अकंजे ने इस परंपरा के बारे में अपने एक लेख में लिखा कि सुल्तान महमद के अपने शब्दों में ये कानून विश्व व्यवस्था मतलब दुनिया की बेहतरी के लिए बनाया गया था। सुल्तान के अनुसार उलमा की अक्सर तादाद इसके हक में है, इसलिए इसके अनुसार कार्रवाई की जाए। डॉक्टर अकरम का यह लेख तुर्की अखबार रोजाना सुबह की वेबसाइट पर प्रकाशित हुआ था। डॉक्टर अकंजे कहते हैं, बेशक भाइयों के कत्ल का कानून उस्मानी इतिहास के
सबसे कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट में से एक है। सल्तनत के इतिहास में कई बार इस तरह की घटनाएं हुई जिनमें ज्यादातर को ठीक समझा गया, लेकिन कुछ मौतें ऐसी भी हुई जिन्हें गलत समझा गया और उनकी आलोचना भी की गई। उन्होंने आगे लिखा है कि किसी शहजादे के मारे जाने के लिए उसका कुछ गलत करना जरूरी नहीं था और कई बार सिर्फ इस खतरे की वजह से मारने को सही समझा गया है कि वो शहजादा या शहजादे फ्यूचर में बगावत कर सकते हैं। लेकिन सुल्तान महमद ने इस कानून की जरूरत क्यों महसूस की, इसको समझने के लिए हम एक घटना की मदद ले सकते हैं। इसके लिए हमें उस्मानिया सल्तनत के इतिहास में लगभग 70 साल और पीछे जाना होगा, जब जुलाई 1402 में अंकारा के करीब उस्मानी बादशाह सुल्तान बायजीद और सुल्तान तैमूर के बीच एक बड़ी जंग हुई। कैरोलाइन फिंकल लिखती है कि तैमूर लंग तो उसके 30 साल के बाद चीन और ईरान से होते हुए अनातोलिया में उस्मानी सुल्तानों के इलाके तक पहुंचे। फिंकल कहती है कि तैमूर लंग अपने आप को चंगेज खान का वारिस समझते थे और इसी वजह से उनके ख्याल में अनातोलिया सल्जुक मंगोल इलाकों पर उनका हक था। उन्होंने अनातोलिया के मुख्तलिफ रियासतों के बीच मतभेद का फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन उस्मानी सुल्तान बायजीद की नजर भी उन्हीं रियासतों पर थी। फिंकल बताती है कि इसका कंक्लूजन ये निकला कि तैमूर लंग और बायजीद की फौजें 28 जुलाई 1402 को अंकारा के पास आमने सामने आ गई। इस जंग में सुल्तान बायजीद की हार हुई और वो इसके बाद ज्यादा देर जिंदा नहीं रहे। उनकी मौत ने एक बड़ा क्वेश्चन टैग छोड़ा। फिंकल कहती है कि इसके बारे में कई डाउट्स है, लेकिन आज के सब्जेक्ट के रेफरेंस में अहम बात यह है कि उस्मानिया सल्तनत एक मुश्किल दौर में दाखिल हो गई। अगले 20 साल तक उस्मानिया सल्तनत को सिविल वार की वजह से भारी तबाही और बर्बादी का सामना करना पड़ा। डॉक्टर अकेंजी लिखते हैं कि बायजीद फर्स्ट के चारों बेटों के अपने अपने हजारों फॉलोअर्स थे और वो सालों तक आपस में लड़ते रहे। सिविल वार के आखिर में सुल्तान का सबसे छोटा बेटा महमद फर्स्ट अपने भाइयों को हराकर 1413 में उस्मानिया सल्तनत का अकेला वारिस बना। सुल्तान महमद फर्स्ट को उस्मानिया सल्तनत की अपने फादर सुल्तान बायजीद के दौर में जो बाउंड्रीज थी उन तक पहुंचाने में और कई साल जद्दोजहद करनी पड़ी। इस दौरान नए सुल्तान और तैमूर लंग के बेटे शाहरुख के बीच लेटर्स के जरिए एक दिलचस्प बातचीत हुई जो हमारे आज के विषय पर रोशनी डालती है। कैरोलाइन फिंकल लिखती है कि 1416 में शाहरुख ने सुल्तान महमद फर्स्ट को लेटर लिखा और अपने भाइयों को कत्ल करने पर विरोध किया, तो उस्मानी सुल्तान का जवाब था कि एक देश में दो बादशाह नहीं रह सकते। हमारे दुश्मन जिन्होंने हमें घेरा हुआ है हर समय मौके की तलाश में रहते हैं। यहाँ यह बात अहम है कि सुल्तान बायजीद खुद अपने भाइयों को कत्ल कराने के बाद तख्त पर बैठे थे। 1390 में उस्मानिया सल्तनत के तीसरे सुल्तान मुराद फर्स्ट साइबेरिया के खिलाफ जंग के दौरान मर गए। उस समय पर शहजादे बायजीद ने अपने भाई को मरवाकर सल्तनत की बागडोर संभाली। फिंकल लिखती है कि शहजादे बायजीद के हाथों उनके भाई शहजादा याकूब का कत्ल उस्मानी खानदान में भाई का पहला कत्ल है जिसका रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन उन्होंने आगे लिखा है कि ये साफ नहीं है कि ये कत्ल वही जंग के मैदान में अपने पिता की मौत की खबर मिलते ही उन्होंने करवा दिया था या कुछ महीने के बाद किया गया, क्योंकि उस्मानी ये जंग जीत गए थे और साइबेरिया उनके मातहत रियासत बन गई थी। तुर्कों में उत्तराधिकारी की परंपरा के बारे में जेसन गुडविन अपने किताब में लिखते हैं कि शुरुआत में उस्मानी सल्तनत में सत्ता खानदान का मसला होता था, जिसमें भाई, चाचा, कजिन और कई बार महिला रिश्तेदार भी किसी हद तक हिस्सेदार होते थे। ये सिचुएशन दुनिया की सल्तनतों से अलग थी, जहाँ सत्ता सिर्फ बड़े बेटे का हक होता था। लेस्ली पियर्स लिखती है कि उस्मानी सुल्तान सदियों में अपनी एक परंपरा शायद नहीं बदल सके। वो लिखती है, उस्मानी खानदान अपनी हुकूमत करने के एक उसूल को पूरी तरह से कभी नहीं छोड़ सका, जिसके बनिस्बत हर शहजादा तख्त पर बैठने के लायक जरूर होता था, चाहे इस बात का वास्तव में संभावना कितनी भी कम न हो। सुल्तान मुराद और उनके बेटे महमद की तरफ से अपने भाइयों को मरवाना यह साबित करता है कि यूरोप का कानून, जिसके मुताबिक विरासत पूरे तौर पर सबसे बड़े बेटे का हक होती है और जहां छोटे भाई बड़े भाई के लिए खतरा नहीं होते, तुर्कों की इस सोच की जगह नहीं ले सका, जिसके मुताबिक हर बेटा अपने खानदान की हुकूमत का वारिस होता है। इस सिचुएशन में किसी भाई का सुल्तान के खिलाफ बगावत या साजिश करना जरूरी नहीं था, बल्कि ये भी मुमकिन था कि सुल्तान के ताकतवर इलाके सुल्तान से नाखुश होकर किसी भी दूसरे शहजादे को सुल्तान बनाने की कोशिश में लग जाते। डॉक्टर अकरम ने अपने लेख में ऑस्ट्रिया के एम्बेसडर ओगियर गुस्लिन डी बिस्बेक की फीडबैक का जिक्र किया, जो सुल्तान सुलेमान फर्स्ट के दौर में वहाँ मौजूद थे। उस्मानी सुल्तान का बेटा होना कोई खुशनसीबी नहीं है, क्योंकि उनमें से एक जब सुल्तान बन जाता है तो बाकियों के लिए मौत का इंतजार ही रह जाता है। अगर सुल्तान के भाई जिंदा हो तो फौज की सुल्तान से जरूरत ही खत्म नहीं होती। अगर सुल्तान उनकी बात नहीं मानता तो वो कह देते हैं, खुदा तुम्हारे भाई को सलामत रखे, जिसका मतलब ये बताना होता है कि वो उसे भी तख्त पर बिठा सकते हैं। लेस्ली पियर्स ने लिखा है कि शाही खानदान में भाइयों की कत्ल करवाने की परंपरा नापसंद होती जा रही थी। शुरू में इस परंपरा को सत्ता की एकता कायम रखने के लिए बर्दाश्त किया गया, ताकि सुल्तान को किसी चैलेंज का सामना न करना पड़े। उन्होंने आगे लिखा कि जब उस्मानी सल्तनत का विस्तार हो रहा था और सुल्तान खुद लंबे अरसे के लिए राजधानी से दूर मुहिम पर जाते थे, लोगों को उस समय यह परंपरा ठीक लगती होंगी, लेकिन सुल्तान सुलेमान के दौर के बाद कम उम्र लड़के और बच्चे
बच्चे जो अभी गोद में थे इस परंपरा का निशाना बने और अक्सर ऐसे सुल्तानों को बचाने के लिए जो बहुत कम राजधानी से बाहर जाते थे। 1574 तक तो इस्तांबुल की जनता ने शहजादों के कत्ल का यह ड्रामा देखा ही नहीं था। इतिहासकार पियर्स लिखती है, किसी नए सुल्तान के सब भाइयों का एक साथ मारा जाना और महल से एक साथ जनाजों का निकलना, जिनमें से कुछ बहुत ही छोटे थे, देखकर लोगों को लगा होगा कि यह सब पुराने जमाने के लिए था। उन्होंने अपनी किताब में भाइयों को कत्ल करवाने की इस परंपरा का जिक्र करते हुए इसके खात्मे के अलग अलग पॉइंट्स पर तफसील से बात की है। महमद के बाद सुल्तान अहमद फर्स्ट तख्त नशीन हुए, लेकिन उन्होंने अपने भाई को दबाव के बावजूद कत्ल नहीं करवाया। लेकिन यह परंपरा उस समय पूरे तौर पर खत्म नहीं हुई। इतिहास से पता चलता है कि सुल्तान अहमद फर्स्ट के 7 बेटों में से 4 उनके तख्त पर बैठने वाले 2 बेटों सुल्तान उस्मान और सुल्तान मुराद के हुक्म पर मारे गए। डॉक्टर अकरम ने लिखा है कि जब सुल्तान अहमद की मौत हुई तो उनकी जगह उनका भाई तख्त नशीन हुआ, हालांकि उनके बेटे मौजूद थे। यह पहली बार था कि एक सुल्तान की मौत के बाद उनकी जगह उनके भाई ने ली। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।